वालेकुम एवरीवन। तो हम करते हैं यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट नियोप्लाज्म्स। और मैंने आपको उसकी सारी पैथोजेनेसिस, उसमें नियोप्लाज्म कैसे फॉर्म होता है, उसकी जो पीछे जेनेटिक एवरेशंस थी वो सब पिछली वीडियो में बता दी, ठीक है, विच इज़ द लेक्चर नंबर 12 या अच्छा। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें उसी के आगे जो नियोप्लाज्म्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की और क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको, क्योंकि आपको पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो पैथोलॉजी में मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है कि हमारे पास दो मेजर पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। या तो ये होगा कि आपका ये, अगर आपका ब्लैडर का एपिथीलियम है ऊपर से, ठीक है, ये उसकी मतलब लेयर्स हैं। या तो ये होता है, क्या होता है कि ऊपर से जो इसका एपिथीलियम है दैट इज ट्रांजिशनल टाइप, मतलब आप जरा सा ऐसे करके बना लें, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, मतलब अंदर इसके जो भी सेल्स हैं वो आप सारे के सारे बना लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि इसमें सुपरफिशियली आपकी जो सेल्स हैं वो ग्रोथ बना के प्रोलिफरेट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टाइटिस थी, जैसे हमने कहा था पोलीपॉइड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस है। पोलीपॉइड सिस्टाइटिस में भी मैंने आपको कहा था, क्योंकि उसमें ना ऐसे करके पॉलिप्स की फॉर्म में ब्लैडर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, लाइक इस तरह से हो जाता है, बड़े बड़े से बनने लग जाते हैं ऊपर से। तो उसको हम, वो हमारा नियोप्लाज्म नहीं था लेकिन वो पोलीपॉइड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस था, यानी कि सिंपली एक ग्रोथ थी जो कि हो रही थी हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर में। अगर अब हमारे पास जो ग्रोथ होगी हमारे ब्लैडर में वो नियोप्लास्टिक इन नेचर है, यानी कि एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं किसी जेनेटिक एब्रेशन के रिजल्ट में, और वो जो ग्रोथ हो रही है वो इसी तरह पेपिलोमास बना रही है, लाइक बड़े बड़े यूं करके हमारे पास जो ब्लैडर का एपिथेलियम है वो ऐसे करके हो गया सारा का सारा, दीज आर द पेपिलोमास, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर, ठीक है, बिकॉज ये इन्वेड नहीं कर रहा, ये अंदर की तरफ एपिथेलियम में, लेमिना प्रोप्रिया में, मसल लेयर में नहीं जा रहा, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल ग्रोथ्स बना रहा है और ऐसे पेपिलोमास बना रहा है। तो दिस इज टाइप ऑफ नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर। और जो दूसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमारे पास इस तरह का कुछ भी ना हो, सिंपली अगर ये आपका ब्लैडर का एपिथेलियम है तो इसके अंदर की तरफ जो सेल्स हैं यहाँ पर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रोथ शुरू हो, और सारा लेमिना प्रोप्रिया में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, और सारे के सारे मसल लेयर में जा रही है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक चीज़ जो पहली बार डेवलप होती है उसको कभी भी हम इन्वेजन नहीं कह सकते, जो हमेशा पहली बार डेवलप होगी वो हमारे पास या तो पेपिलोमा होगा अगर सुपरफिशियल है, कार्सिनोमा इन सीटू होगा अगर अंदर अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम पहले इसकी नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर की बात करें तो इसमें जो सारा का सारा हम इस नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर को डिवाइड करते हैं इन चार तरह में। इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स ग्रेडिंग। दो तरह की हमने जब ट्यूमर की बात की थी हमने दो बातें पढ़ी थी, हमने कहा था एक ग्रेड होता है ट्यूमर का और एक स्टेज होता है। स्टेज होता है कि कितना इन्वेजन है आसपास के एरियाज में, जिसमें हमने TNM क्लासिफिकेशन की थी कि कितना ज़्यादा ये हमारे पास लिम्फ नोड्स में गया हुआ है, कितना बाहर कितना फैला हुआ है, मतलब उसका जितना फैलाव होगा उसको हम स्टेजिंग कहते हैं। और ग्रेडिंग होती है कि जो उसके सेल्स हैं वो कितने डिफ्रेंशिएटेड और कितने नॉन डिफ्रेंशिएटेड हैं, यानी उनका आर्किटेक्चर कैसे है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कैंसर को, वो ग्रेड होता है, और जो उसकी स्प्रेड के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं वो स्टेज होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग बेसिकली आपके नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर को डिवाइड करती है और उसके प्रोग्नोसिस पे भी डिपेंडेंट होती है कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो किस किस्म का शक्ल दिखा रहे हैं, किस किस्म का उनका आर्किटेक्चर है। जितने ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं आपको पता है कि उतना ट्यूमर अच्छा प्रोग्नोसिस होता है और उतना ट्यूमर जल्दी रिकवर कर जाता है, लेकिन जितने लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जितने नॉन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उतना ही ट्यूमर ज़्यादा ग्रोइंग होता है और उतना ही मेलिग्नेंट होता है। तो उस हिसाब से हमने चार में डिवाइड किया हुआ है कि पहला होता है पेपिलोमा, जिसके मोस्ट वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे और रिकरेंस का चांस सबसे ज़्यादा कम होगा इसमें, और इसका जो हमारे पास प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी अच्छा होता है, लाइक इसमें डेथ के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और अच्छी तरह से ये ट्रीट हो जाते हैं। जो दूसरा है दिस इज कॉल्ड एज पेपिलरी यूरोथीलियल नियोप्लाज्म ऑफ लो मेलिग्नेंट पोटेंशियल, ठीक है, पन LMP कि पेपिलरी यूरोथीलियल, यानी कि जो आपका यूरोथीलियम है, जो एपिथेलियम है, उसकी पेपिलरी नियोप्लाज्म है, पेपिलरी फॉर्म में ग्रोथ है, लेकिन इट इज ऑफ लो मेलिग्नेंट पोटेंशियल, मेलिग्नेंसी का कोई खास पोटेंशियल नहीं है, सेल्स वेल डिफ्रेंशिएटेड है और रिकरेंस का चांस भी 30% ही है और अच्छी प्रोग्नोसिस है, ठीक है। अच्छा, जो उसके बाद तीसरी फॉर्म होती है जिसमें आपके सेल्स ज़्यादा लेस डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा। अब इसके साथ हमने कार्सिनोमा का वर्ड स्पेशल एसोसिएटेड इसीलिए किया बिकॉज इट इज मोर मेलिग्नेंट इन नेचर। नाउ इट इज स्टिल लो ग्रेड, अभी भी ये लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथीलियल कार्सिनोमा है, लेकिन इसका रिकरेंस का रेट जो है वो ज़्यादा होता है, 45% होता है ऑलमोस्ट, और उतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता।
और इसके भी अगर इससे भी ज़्यादा बिल्कुल ही नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे जो पेपिलरी आपका कार्सिनोमा बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं हाई ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा, जिसका प्रोग्नोसिस सबसे पुअर है और बहुत ज़्यादा रिकरेंस का चांस है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके वो वाले ट्यूमर्स विच आर नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर्स। अब हम उस पर आते हैं जो कि हमारे पास होता है। अच्छा, ये जो नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर्स है ना, ये हमेशा नॉन इन्वेसिव नहीं रहते, अगर ये अंदर की तरफ भी ग्रो करने लग जाएं तो इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ पहले होगी, अंदर बाद में होगी, तो फिर हम उनको इन्वेसिव कहेंगे। अब जो हमारा दूसरा ग्रुप है दैट इज नॉन एज कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू अब दो तरह से इसके भी पैटर्न हो सकते हैं। पहला पैटर्न ये है कि सिर्फ ये भी सुपरफिशियल लेयर में, मतलब सुपरफिशियल लेयर के अंदर अंदर रहेगा, बाहर की तरफ कोई ग्रोथ नहीं होगी, दैट इज वेरी मच फ्लैट, तो उसको हम कहते हैं फ्लैट टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन सीटू। और अगर कार्सिनोमा इन सीटू अंदर की तरफ सारा ऐसे ग्रो किया होगा तो फिर वो होगा इन्वेसिव कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, लेकिन इसमें बाहर आपके पेपिलोमास कुछ भी नहीं बनेंगे, इस तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी। और इसमें भी आपका जो प्रोग्नोसिस है उसकी जो डिपेंडेंस है सारी की सारी वो कैंसर की मोस्टली ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग, यही चीज़ें आपकी मैटर कर रही होती हैं। और याद रखना एक और बात के, इसमें जब भी आपकी जो पेरेंट्स होती है ना वो हमेशा ऊपर से फ्लैट होती है, ऊपर से फ्लैट जो हमारा बिल्कुल लाइक नॉर्मल ऊपर से आपका जो एपिथीलियम है वो होगा, और अंदर की तरफ अगर कैंसर के डेवलप होंगी तो उसको हम कार्सिनोमा इन सीटू कहेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दी दो पैटर्न्स है, अगर सिर्फ ऊपर की लेयर में है दैट इज फ्लैट, और अगर है अंदर है तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेसिव इन नेचर। और इसके जो सेल्स हैं, जिस तरह आपके पेपिलोमा की इन्वेजन हो जाए ना, तो उनके भी सेल्स आपस में कोहेसिवनेस नहीं होती, उनमें आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स मुसलसल शेड ऑफ हो रहे होते हैं। जाहिर है जब सेल्स जुड़े हुए नहीं होंगे तो सेल्स शेड ऑफ होते रहेंगे, शेड ऑफ होंगे तो एपिथीलियम के सेल्स आते रहेंगे आपके ब्लैडर की कैविटी में, तो यूरिन में जब आप उसको यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको कैंसरस एबनॉर्मल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके कार्सिनोमा इन सीटू के सेल्स भी जो है वो लैक इन देयर कोहेसिवनेस नहीं होती उनमें, और वो भी आपके उसमें मिलते हैं आपको यूरिन में। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास दो जो तरह के पैटर्न्स, मतलब मेन यही दो पैटर्न्स थे, इन्हीं में अगर इन्वेजन हो जाए तो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेसिव यूरोथेलियल कैंसर बन जाता है, पेपिलोमा भी इन्वेड कर सकता है और कार्सिनोमा इन सीटू भी इन्वेड कर सकता है। और फिर हमें इन्वेजन के बाद जो हम एक्सटेंट हमें इन्वेजन की पता चलती है वो इसी बात से कि कितना ज़्यादा कैंसर का स्टेज कैसा है और कैंसर का ग्रेड कैसा है, सेल्स डिफ्रेंशिएटेड कितने हैं और किस हद तक इन्वेड हुआ है, क्या सिर्फ ब्लैडर तक रिलेटेड है या फिर वेसल्स में भी पहुंच चुका है या कितना ज़्यादा इन्वेड कर चुका है, ये चीज़ बताती है कि फिर कैसा प्रोग्नोसिस होगा, रिकरेंस का चांस कैसा है, डेथ का रेट कितना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा एक और जो हमारे पास तरीका हो सकता है दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब पता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मतलब ये होता है कि कहीं भी अगर आपके जो सेल्स की ग्रोथ है वो स्क्वेमस सेल्स का जिस तरह एपिथेलियम होता है वैसी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, दैट इज अ स्क्वेमस सेल टाइप ऑफ कार्सिनोमा। तो ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे ब्लैडर में कि स्क्वेमस सेल की ग्रोथ शुरू हो जाए, और अगर होगी तो उसमें हमें जो पहचानी जाएगी वो एक्सटेंसिव केरेटिनाइजेशन, केरेटिन डेपोजिशन। आपको याद है हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्किन होती है हमारी नॉर्मल स्किन, उसमें स्क्वेमस सेल्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है विद केरेटिन, और केरेटिन की पहचान ये होती है कि सुपरफिशियल लेयर में जो सारे सेल्स होते हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, उसमें उसको हम कहते हैं कि दे आर केरेटिन, मतलब उनका उस तरह से न्यूक्लियर हमें अलग अलग नज़र नहीं आ रहे होते सेल्स के। तो अगर उस तरह की ग्रोथ बन जाए, अगर स्क्वेमस सेल्स की ग्रोथ होगी तो एक्सटेंसिव केरेटिन की डिपोजिशन हमें नजर आएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर तभी होती है जब हमारे पास स्क्वेमस सेल के फॉर्म में पहले मेटाप्लेजिया हुआ हो और फिर उसमें कैंसर डेवलप हुआ हो। ठीक है, अच्छा एक और जो आखिरी फॉर्म इसकी होती है दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। अब एडिनोकार्सिनोमा का मतलब होता है कि ग्लैंडुलर टाइप ऑफ कार्सिनोमा, जहाँ पर आपके ग्लैंडुलर सेल्स डेवलप होने लग जाएं। अब नॉर्मली हमारे ब्लैडर में कोई ग्लैंड्स तो उस तरह से प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई मैं कहूँगी ग्लैंड्स बाकायदा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर एडिनोकार्सिनोमा सिर्फ और सिर्फ तब डेवलप हो सकता है जब पहले ब्लैडर का एपिथीलियम जो है उसमें इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हुआ हो। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में क्या हो रहा था, मैंने बताया था गॉबलेट सेल्स डेवलप हो रहे थे हमारे ब्लैडर के म्यूकोजा में, और गॉबलेट सेल्स हैं जो हमारे जिस तरह के इंटेस्टिनल में म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, उसी तरह के गॉबलेट सेल्स डेवलप हो जाते हैं आपके ब्लैडर के म्यूकोजा में, बिल्कुल इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाते हैं। और अगर उसके बाद उस इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में कैंसर डेवलप हो तो उसको हम एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है क्योंकि आपसे पूछा था कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा ब्लैडर में किस किस दफा में डेवलप हो सकता है, तो वो तब हो सकता है जब पहले स्क्वेमस मेटाप्लेजिया और जब पहले इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हुआ हो। अच्छा यहाँ तक अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी खत्म होती है, अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं।
अच्छा गाइस, जो हमारे पास अब क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसमें जो मेन बात आपने याद रखनी है ना कि पेनलेस हेमेचूरिया, मतलब ब्लड इन यूरिन विच इज़ वेरी मच पेनलेस, वो सबसे मेन पहली बात होती है कि आपका पेनलेस हेमेचूरिया और आपको और कोई इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव कॉज नजर नहीं आ रही, तो आपका पहला ध्यान इसी तरफ जाना चाहिए कि येस इट कैन बी अ नियोप्लाज्मा ऑल्सो। उसके अलावा आपको जो बाकी होते हैं कि अगर ज़्यादा आगे का ट्यूमर मतलब हाई ग्रेड हो जाता है तो फिर आपको साथ एसोसिएटेड पेल्विक पेन, सुप्राप्यूबिक पेन और ये सब कुछ डेवलप होते हैं, कास्ट्स आने लग जाती हैं, सेल्स आने लग जाते हैं एब्नॉर्मल तरह के आपके उसमें यूरिन में, ठीक है। अच्छा, सारा का सारा जो आपका रिकरेंस का रिस्क है कि कितना रिकरेंस हो सकती है कैंसर में या फिर कैसा प्रोग्नोसिस होगा, वो सब डिपेंड करता है कैंसर के ग्रेड पे कि कितना किस तरह के सेल्स है, वेल डिफरेंशिएटेड है, नॉन वेल डिफरेंशिएटेड, कैंसर के स्टेज पे कि कितना ज़्यादा वो फैला हुआ है, उसके माइटोटिक फिगर्स पे कि कितना एबनॉर्मल माइटोसिस उसमें हो रहा है, मतलब कितना अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। हो सकता है कि 1 मिनट में वो 10 सेल्स बनाता हो सकता है 1 मिनट में 1000 सेल्स नहीं बन जाते हो, तो उस पर इसके अलावा उसके साइज पे, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका प्रोग्नोसिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स और उसका ट्रीटमेंट, उसका सब कुछ कैसा जाएगा। जो आपके हाई ग्रेड यूरोथीलियल कार्सिनोमास होते हैं वो नॉर्मली रिकरेंस भी होती है, उनमें इन्वेजन भी होता है, लेकिन जो लो ग्रेड होते हैं वो नॉर्मली रिकर तो कर जाते हैं लेकिन इन्वेड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो पहला चीज़ होती है, अगर ट्यूमर छोटा है तो हमारे पास डायग्नोज करने के लिए भी और उसको निकालने के लिए भी सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप यूरिथ्रा के थ्रू ही जाएं ब्लैडर में, और ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन यानी ब्लैडर में पहुंचे यूरिथ्रा के थ्रू, और कोई इन्वेड नहीं करे किसी जगह को, बस वहीं से हमारे ट्यूमर को आप रिजेक्ट कर लें, तो दैट इज नॉन एज ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन, लेकिन ये छोटे चीज़ों के लिए हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये तरीका होता है कि जो हमारे बड़े ट्यूमर्स होते हैं और जिसमें आप डायरेक्टली पहले रिजेक्शन नहीं कर सकते, जो फैल ज़्यादा रहे होते हैं, उनमें आप सबसे पहले हमारा जो टीबी वाला वैक्सीन थी ना, जिसमें हमने कहा था कि टीबी की वैक्सीन में हम डालते हैं एटेनुएटेड टाइप ऑफ टीबी जिसको हम कहते हैं बेसिलस कैलमेट गुएरिन, ठीक है। वो टीबी की वैक्सीन आप यूरिथ्रा के थ्रू ही इंस्टिल करते हैं इनटू द ब्लैडर। वो क्या करता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया जब अंदर जाता है इन एटेनुएटेड फॉर्म, तो वो जाके अंदर ग्रेनुलोमैटस रिएक्शन करता है। वो जो ग्रेनुलोमैटस रिएक्शन है वो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर को रोक देता है, तो जब ट्यूमर की स्प्रेड रुक जाती है तो उसके बाद फिर हम उसको रिजेक्ट करने की या उसकी सर्जरी करने के काबिल हो जाते हैं, तो एक ये तरीका होता है। तीसरा जो आखिरी तरीका है वो है रेडिकल सिस्टेक्टमी, कि हमें पूरा का पूरा या पोर्शन ऑफ ब्लैडर को रिमूव करना पड़े। ये सिर्फ तब होता है या तो हमारे पास हाई ग्रेड ट्यूमर होगा, चाहे वो पेपिलोमा टाइप हो चाहे वो इन सीटू हो। अगर हाई ग्रेड होगा, इन्वेजन के साथ होगा और रिकरेंस हुई भी होगी, या तो तब हम करते हैं या फिर तब करेंगे जब वो बिल्कुल हमारे एपिथीलियम लेमिना प्रोपिया को जाकर मसल तक पहुंच चुका होगा, मतलब हाईली इन्वेडेड हो या फिर रिकरेंट ट्यूमर हो, तब हम ट्यूमर में से जो हमारा तरीका है वो रेडिकल सिस्टेक्टमी है। तो यहाँ पर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, कोई भी मसला हो स्टिल यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।